आंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो बजट को लेकर अभी तक जो विपक्ष है वो किसी भी विषय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को घेरे में नहीं डाल पाया है। और उसका कारण यही है कि ये बजट बहुत बैलेंस बजट है और सीढ़ी दर सीढ़ी जो विकास की यात्रा है उसको ऊपर ले जाने का काम इस बजट द्वारा किया गया है। आपको अच्छा लगेगा कि चाहे वो कोविड वैक्सीन का विषय था, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, चाहे वो स्वच्छ भारत का था, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की बात थी, रीसाइकिल रीजेनरेट वाली बात थी, हर विषय को जो अब तक चलता आया या आयुष्मान भारत था, वो सब योजनाएं वैसी की वैसी चल रही हैं। और उन योजनाओं को चलने के बाद उसी की अगली सीढ़ी क्या हो, विकास की अगली सीढ़ी क्या हो, उस पर काम किया जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से बात हो रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी और तमाम तरीके की बातें, जबकि आंकड़ा ठीक उसके उल्टा बता रहा है, बेरोजगारी घटी है। और कारण है कि एक जो कहते हैं एनिमल स्पिरिट अर्थव्यवस्था में आई, बावजूद कोरोना काल के हमारी अर्थव्यवस्था ने बेहतर किया और ग्रोथ इंजन जो है, विकास की जो रफ्तार है वो बरकरार है और डेफिसिट को भी हमने कंट्रोल किया। अच्छे बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तहस से नहस हो गई। लेकिन जो ठीक 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी 2014 से लेकर लगातार किस प्रकार से विकास की दर की वृद्धि हुई और विकास आगे बढ़ता गया। कोविड के 2 साल कितने कठिन गए, लेकिन उन कठिन काल के बाद का ये पहला बजट है और इस सरकार का पूर्ण बजट ये आखिरी बजट है। तो ये कंसोलिडेटिंग बजट था, सबको एक साथ करने वाला, अब तक की जो योजनाएं थी और आने वाले भविष्य का, जैसे हम कह रहे हैं कि अमृत काल का बजट है कि आने वाली जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, वो किस तरीके से देश को आगे लेकर जाएगी। 7 बिंदु हैं प्रमुख। उन 7 बिंदुओं को सप्तऋषि का नाम दिया गया, जिसमें सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर युवा शक्ति है, उसमें देश का पोटेंशियल, जो देश की क्षमता है, शक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम है, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक साथ सबके विकास की बात की गई है, एक सम विकास हो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, यानी जो भी हमारी हरित ऊर्जा है उसके ऊपर काम हो ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके। और फाइनेंशियल सेक्टर के जो जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात है, चाहे कानून नियमों को बदलने की बात है, उन सब विषयों पर इस बजट में काम किया गया है। मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की जनता के बीच शायद ये आंकड़ा आना चाहिए कि जब 2014 में लोगों की जो आम जन की आय है, जो एवरेज इनकम जिसको कहते हैं, वो देश की 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति होती थी, 88,000 रुपीज़। आज की तारीख में वो आय 1.9 लाख रुपए है, यानी ठीक दुगनी हुई है इतने 8 साल के बीच में, 7 साल के बीच में। और पूर्वोत्तर, जो कि हर किस्म की वहाँ विषमताएं थी, हर किस्म की वहाँ परेशानियां थी, और उन विषमताओं के रहते हुए वहाँ पर बहुत किस्म के कलेश भी थे। तो उनको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं वहाँ के क्षेत्र को सुधारना आवश्यक था। तो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर के, भारत के पूर्वोत्तर का बजट जो है वो केवल 2000 करोड़ होता था। आज की तारीख में वो बजट 24,900 करोड़ है, 800 करोड़ है, 24,800 करोड़ है, जिसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गुना जो है वो 10 गुना वो बजट बढ़ा है इस दौरान। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सही काम करने के लिए या सही काम की शुरुआत करने के लिए सही नीयत ज़रूरी है। नीयत के बाद एक्शन आता है, मगर सबसे पहले किसी भी काम की करने से पहले एक नीयत, एक विचार वो आवश्यक है। और वो नीयत और विचार हमारी सरकार ने लगातार करके भी दिखाया, और वो सही नीयत और सही
विचार को आगे लेकर बढ़ने का काम किया, इसलिए हम इतने कम समय में ये सब प्राप्त कर पाए हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं कि फ्रेजाइल 5 यानी वो 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिलजुल डुल कर रही थी, वो भारत की स्थिति 2014 में जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की कगार पर थी। आज की समय में चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा की लड़ाई रहती है, मगर पहले टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में ये भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। ये काम किया है हमने। अगर कोई कहता है कि आपने क्या किया, भाई फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लाके खड़ा कर दिया, आपको लगता है कोई काम ही नहीं किया। और आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारा जो टोटल बजट है 2013-14 का, वो मात्र 16 लाख करोड़ का था। आज लगता है कि वो छोटी चवनी जैसी रकम लगती है, 16 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि आज देश का बजट 45 लाख करोड़ का है। तो ये किया है पिछले 7-8 साल के अंदर। जब ग्लोबल हेडविंड्स यानी दुनिया, आजकल तो इकोनॉमी आप सब जानते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कहाँ किस देश में क्या हो रहा है उसका सीधा का सीधा इम्प्लीकेशन भारत पे भी होता है। तो अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी होता है। उससे भी सिक्योर करना भारत की अर्थव्यवस्था को एक हमारी जरूरत और आवश्यकता बन जाती है। और ऐसी जरूरत और उसको अहमियत देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पहली बार 2 अंकों में इन्वेस्टमेंट हुई है और सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर इक्विटी जिसको आमंत्रित किया गया या बाकी चीजें हैं उसको भी हम गिन लें तो वो 13 लाख करोड़ से ऊपर है, 13.78 के आसपास का आंकड़ा आता है। अब आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसा डाला तो क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसा डला, आप ये समझ लीजिए कि वो पैसा अगर सड़क बनती है, एयरपोर्ट बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, बाकी अन्य ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, इंटरनेट की उपलब्धता पहुंचती है, पुल बनते हैं, उसका लाभ सिर्फ एक बजट के लिए नहीं है या 2-4-5 साल के लिए नहीं है, उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों तक मिलने वाला है। और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था देश की और मजबूत होने वाली है, क्योंकि गांव देहात किसान को सीधी मार्केट की एक्सेसिबिलिटी मिलती है, बच्चों को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में आसानी होती है, लोगों को उस शहर गांव तक पहुंचने में आसानी होती है, डॉक्टर के आने जाने की व्यवस्था ठीक होती है, अधिक बच्चे डॉक्टर बन पाए उसकी व्यवस्था होती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खर्चा है उसमें ना केवल रोजगार सृजन होता है बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र में डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ती है, पहले उनको बनाने के लिए और फिर उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। तो जो इस बार टोटल जो है एक्चुअल जो है वो 13.78 है, पर सरकार की तरफ से 10 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य भी, क्योंकि देश का कोई भी हिस्सा कमजोर रह जाएगा तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करेगा। तो जब राज्यों की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो राज्यों को 50 साल तक बिना इंटरेस्ट के लोन देने की व्यवस्था भी केंद्र ने आयोजित की है, जो कि हर राज्य अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। और जो केंद्र, जैसे मान लीजिए जो हाईवेज हैं वो केंद्र सरकार ने बना दिए, तो जो आर्टीरियल रोड है, कॉलोनी की रोड्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो तो राज्य सरकार का भी काम है ना, तो राज्य सरकार भी उनको पूरा कर पाए, इसलिए 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन उनको भी दिया गया है कि बिना किसी खर्चे के वो लोन उनको प्राप्त हो जाए। आपको अच्छा लगेगा सुन के कि भारत के अंदर ईपीएफओ का डाटा जो है वो उसके मुताबिक अभी पुराने समय से दुगना हुआ है। 27 करोड़ लोग आपके फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़े हैं और साथ ही 44% के आसपास जो दुनिया भर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, 40% से ऊपर, वो भारत में हो रही हैं। यानी अगर यूपीआई आदि का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है तो यानी आप सब लोग, हम सब लोग क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें, ई ट्रांसफर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और उतने लोग जो अभी तक स्वरोजगार में थे या बाकी जगह,
अगर वो ईपीएफओ के डाटा में उनके नाम आ गए तो यानी इतनी फॉर्मल रोजगार भी लोगों के बढ़े हैं। मैं अधिक नहीं बोलते हुए इस विषय पर यह जरूर बताना चाहूंगी कि जो अब तक का विचार था, सही नियत की मैंने बात की, तो अब तक का विचार था कि भारत के जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, जो लोग इधर उधर दरकिनार बैठे हैं, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले जैम शुरू किया गया, यानी जितने आपके तकरीबन 49 करोड़ खाते खोले गए, तो जो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम था, भारत के वो लोग जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, उनको जोड़ने से ये लाभ हुआ कि अगर उनको सरकारी तौर पर लोन चाहिए तो वो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास छोटी छोटी रकम घर में पड़ी है, किसी महिला ने अपने तकिए के नीचे पैसा छुपाया हुआ है, पति से बचाकर आटे की बोरी में डाला हुआ है, तो वो हिस्सा बैंक की व्यवस्था का हिस्सा बने, ताकि जितना पैसा बैंक में आएगा उतना ही ऋण आपको उपलब्ध भी हो पाएगा। और बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, मेडिकल का एग्जाम है, तो वो महिला अपने उस अकाउंट के ऊपर सरकार से लोन भी ले सकती है। तो जो जनधन, आधार और मोबाइल, इसके जो लाभ हुए हैं वो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को हुए, और वो आपका 2015 से 2014-15 से वो काम शुरू हुआ। 4 महीने के भीतर ये बैंक के खाते खोले गए थे। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आयुष्मान भारत के माध्यम से 44 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़े, तो कहीं ना कहीं आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, क्योंकि लोगों को मेडिकल की उपलब्धि प्राप्त हुई और उनकी वजह से उनको फायदे हुए। और साथ ही एम्स की संख्या भारत में कई गुना बढ़ी, कई मेडिकल कॉलेजेस खुले, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज सरकार ने घोषणा की कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस भी उन सब मेडिकल कॉलेजेस के साथ खुलेंगे। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर अकेला क्या करेगा, आपको बराबर की नर्सेज भी चाहिए, तो नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना बराबर से होनी चाहिए और टेक्नीशियंस भी साथ होने चाहिए। कोविड के पहले आप अंदाजा लगाइए कि आपके देश में, हमारे देश में कहीं पर भी गिनती की 1 या 2 वायरल टेस्टिंग लैब्स होती थी। वायरल टेस्टिंग लैब्स नहीं थी हमारे यहाँ पे। आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वायरल टेस्टिंग लैब्स बन चुकी हैं। आज हर सिविल अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सब लाभ पहुंचे हैं। महिलाएं, अभी ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो जो महिला रोज लकड़ी काट के चूल्हा जलाती है, उसकी एक तो इतना धुआं खाती है और बीमार पड़ती है, वो अलग। लेकिन ग्रीन एनर्जी से तो आप समझिए ना कि वो तो ग्रीन एनर्जी खत्म हो रहा है, ठीक कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं। तो जब हमने एलपीजी गैस उसके यहाँ सिलेंडर पहुंचाया, तो आज उसी के अंदर बायोगैस का जो मिक्सिंग है वो कर रहे हैं, और गोवर्धन की जो योजना है उसके माध्यम से 500 प्लांट लगाकर उसको ही हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी की हम क्षमता और ताकत बढ़ा रहे हैं। तो अब तक जितने कार्यक्रम रहे उन सब के ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने का काम और उनकी ताकत बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। किसानों को लेकर मैंने सुना कुछ लोगों ने कुछ बातें की हैं, तो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आज से पहले किसानी का या एग्रीकल्चर का ये बजट कभी था ही नहीं। 75 लाख करोड़ रुपया जो है, 75,000 करोड़ वो बजट जो है बढ़ाया गया। उसके अलावा जो हमने तकरीबन 12 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है, डायरेक्ट ट्रांसफर। तो जो बीज के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए जगह जगह उनको पैसा नहीं मिलता था, छोटी छोटी रकमों की जरूरत होती थी, वो नहीं मिल पाती थी। एमएसपी पे सबको पैसा बढ़ाया, और जब मिलेट योजना के तहत हमने मिलेट्स को बढ़ाने का काम किया तो उससे भी सबको लाभ मिला। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% का जो बजट है वो बढ़ा है, 89,000 करोड़ रुपया जो है उसमें डाला गया। अब बात आती है दिल्ली की, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि 1168 करोड़ जो है
वो पिछले साल भी था, इस बार भी हमको 1168 करोड़ रुपया ही मिला है, हमें कुछ वृद्धि नहीं हुआ। तो आप सोचिए, पहली बात तो ये है कि इनका बजट 600 कुछ होता था पहले, फिर 900 कुछ, हम लोगों के आने के बाद वो बजट बढ़कर 900 कुछ हुआ। और मैं 2014 की बात कर रही हूँ, तो 2014 के आसपास तो 600 करोड़ के आसपास था। फिर अभी 900 कुछ करोड़ हुआ एक पिछले साल के पहले साल। और अभी पिछले साल जितना जो बजट है 1168 करोड़ रुपया अभी भी दिया गया है, जो पहले भी था वो अभी भी है। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिल्ली को और क्या क्या मिला। और कोविड-19 के दौरान जब पेंडेमिक हुआ तो गरीब कल्याण योजना के तहत पूरे देश भर में 82 करोड़ लोगों को जो है अन्न प्राप्त हुआ, सस्ता राशन सबको मिला, बिना पैसों के राशन मिला इस 28 महीने तक। उसमें 60 लाख गरीब परिवार दिल्ली के हैं, दिल्ली के शामिल हैं। इस 80 करोड़ के अंदर 60 लाख परिवार दिल्ली से हैं जिनको गरीब कल्याण योजना में लाभ मिला। सेंटर की स्कीम जो है उसमें एक साल में 2 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ और ये 1 जनवरी 2023 को ये इम्प्लीमेंट हुई। यूनियन बजट का 11,932 करोड़ रुपया, 11,932 से ऊपर है। ये दिल्ली पुलिस को दिया गया। अगर दिल्ली पुलिस को पैसा जाता है वो भी दिल्ली की जनता पे ही खर्च हो रहा है ना जी। तो दिल्ली पुलिस को 11,932 करोड़ रुपया दिया गया, जो कि पहले से तकरीबन 1,500 करोड़ अधिक है और 15.2% की वृद्धि इसमें की गई है। इसके अलावा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल मतलब कि जैसे एक तो तनख्वाहें वगैरह उस तरीके का खर्चा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए बिल्डिंग बनानी है या इक्विपमेंट खरीदना है, उस तरीके का खर्चा, उसमें भी 1,289.92 करोड़ रुपया जो है वो दिल्ली पुलिस को दिया गया। और वो G20 को सामने रखते हुए दिया गया कि इक्विपमेंट खरीदना है, जीप्स खरीदनी है, व्हीकल्स खरीदनी है, बिल्डिंग्स ठीक करनी है, इक्विपमेंट ठीक करने हैं। उसके लिए ये पैसा दिल्ली पुलिस को कैपिटल सेक्शन में अलग दिया गया, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, ताकि दिल्ली को बेहतर सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल सके। और इसी प्रकार से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को असिस्टेंस दी जाती है अर्बन, खास तौर पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली को उसमें 951 करोड़ रुपया मिला है, 951 करोड़ रुपीस 2023-24 के लिए दिया गया है। और इसमें 325 करोड़ रुपया वो भी है जो पहले दिल्ली को ग्रांट के रूप में टैक्सेस और ड्यूटीज के रूप में, शेयर के रूप में दिया जा चुका है। 325 करोड़ पहले दिया, लेकिन 951 करोड़ रुपया वो दिया है। दिल्ली को 200 करोड़ रुपया मिला है चंद्रावल पानी का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके लिए 200.1 करोड़ रुपया दिल्ली को मिला है। इसके अलावा बजटरी एलोकेशन में 15 करोड़ रुपया यूनियन टेरिटरी के होने के नाते डिजास्टर रिस्पांस फंड के रूप में भी दिया गया है, 15 करोड़ उसका भी दिया गया है। और 2 करोड़ रुपया जो कॉम्पनसेशन है 1984 के विक्टिम्स की, वो भी केंद्र सरकार ने इनको दी है, पहले भी दी थी और अभी भी दी है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली को रेलवे के बजट में से 2,477 करोड़ रुपए मिले हैं। ये प्लीज याद रख लीजिए, 2,477 करोड़ रुपया रेलवे बजट का हिस्सा दिल्ली को मिला है। और इसमें काम किया है जो कि 26 गुना अधिक है, आज तक के किसी भी बजट से 26 गुना अधिक दिल्ली को यह बजट प्राप्त हुआ है। 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 302 किलोमीटर के, जिसमें 3,527 करोड़ रुपए का काम जो है दिल्ली में चल रहा है। 13 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का काम दिल्ली में चल रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत, जिसमें आनंद विहार, आदर्श नगर, बिजवासन, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिला, शहादरा, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, सब्जी मंडी,
सफदरजंग, तिलक ब्रिज, इन सारे रेलवे स्टेशन को ठीक करने के लिए ये 13 प्रोजेक्ट जो है इसके चल रहे हैं और 4 प्रोजेक्ट रेलवे लाइन बढ़ाने के चल रहे हैं। साथ ही फैसिलिटीज जिसमें ओवर ब्रिजेस, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, फुट ओवर ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सब भी दिल्ली में बनाया जाने वाला है। और जो ट्रेन्स की संख्या है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी जाम लगा रहता है, काफ़ी दिक्कत होती है। उसको सॉल्व करने के लिए एक एडिशनल लाइन नई दिल्ली और तिलक ब्रिज के से उसको जोड़ा जा रहा है, एक एडिशनल लाइन से जोड़ा जा रहा है। 4,500 करोड़ जो है वो कीमत है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चार रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की, 4,500 करोड़, जिसमें है बिजवासन, सफदरजंग, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, और उनकी जो है मेजर रीवैम्प का काम मॉडर्न एयरपोर्ट के लाइंस पर कि आने का ये एग्जिट का ये उस लाइन पर इस पे काम शुरू हो रहा है, जहां पार्किंग सेग्रीगेशन, बच्चों के रखने की जगह, खाने पीने की जगह, ईटिंग प्लाजा, वेटिंग लाउंज, ये सब उस डेवलपमेंट का हिस्सा है। केजरीवाल जी ने कहा कि भाई फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन के वो पक्षधर हैं, तो मैं कहूँगी कि दिल्ली की जनता को जो रेवड़ी बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं उसमें फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा कि फ्रीबीज से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो सीधे तौर पर अफेक्ट होती है। जिस पैसे से पानी की और सीवर की पाइपलाइन डलनी थी वो आपने सब्सिडी में खर्च दिया, तो सीवर की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन कहां से डालने वाले हैं आप? जिसके पास पानी घर में नहीं आता वो तो आज भी नहीं आता ना, क्योंकि आपके पास नई पाइपलाइन डालने का पैसा नहीं है। जिस पैसे से आपको नजफगढ़ साफ करना था वो तो आप साफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने नहीं किया वो सब काम। और हेल्थ केयर शुड बी फ्री, ऐसा कहा गया ना कि हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता से जानना चाहती हूँ जी, मोहल्ला क्लिनिक से आपको क्या क्या फ्री मिला? असली बात तो ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में चलते थे उनकी संख्या पहले से कम हुई है और उनको बंद किया गया है। और साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर की एक डेफिनेशन है जिसमें एक नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टेस्ट करने की जगह, दवाई देने की जगह, डॉक्टर्स का टाइम, वो सब कुछ उसमें सम्मिलित है। अभी आपको वो सब कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने मोहल्ला क्लिनिक कह दिया, तो ना आपको टेस्टिंग फैसिलिटी करनी है, ना आपको नर्स को नौकरी देनी है, ना आपको टेक्नीशियन को रखना है, ना दवा का प्रावधान करना है, तो ये एक ओपीडी चालू किया। ओपीडी इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बराबर नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलने चाहिए थे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो चल रहे थे वो तो बंद नहीं ही होने चाहिए, पर वो बंद हो गए क्योंकि वहां से प्रावधान हटा दिया है। और उसी प्रकार से और आयुष्मान भारत बोला था कि हम 2020 में लागू करेंगे, आज तक लागू नहीं हुई है। दिल्ली के नागरिकों के साथ अपनी पेटी पॉलिटिक्स, घटिया राजनीति करने के साथ धोखा दिल्ली के साथ जो किया है वो लगातार दिल्ली की जनता को समझाना और बताना आवश्यक है। आपको सुनकर शायद अच्छा लगेगा कि जो पर फैमिली जैसे 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना से मिल जाता, तो दिल्ली की जनता का इसमें क्या विचार है? दिल्ली की जनता चाहती है या नहीं? आप ये भी सर्वे करके पूछ लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का प्रावधान हो जाए इंश्योरेंस का, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ है क्या दिल्ली की जनता को उससे तकलीफ है, या दिल्ली की जनता चाहती है? मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर एक बार मेरी बीमारी का कुछ तय हो जाए तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, रीएश्योरेंस हो जाएगी हर एक को। तो ये तो यूनिवर्सल इंश्योरेंस की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन उसको धक्का देकर उसको रोकने का इन लोगों ने काम किया है।